18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद हैं और हिमाचल प्रदेश से जुड़े हर मुद्दे पर आज हम सर से एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हिमाचल प्रदेश इतनी बड़ी आपदा से जूझ रहा है और ये सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि ये आपदा सिर्फ इस साल नहीं आई, 2023 में, 24 में, 25 में, लेकिन इस बार जिस तरह की त्रासदी हुई, हम कितने साल पीछे चले गए और आपकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सर देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बागवानों के सेब को सब्जी मंडी में पहुंचाना है। काफी पंचायत और डिस्ट्रिक्ट के रोड टूट चुके हैं। उन रोडों के बागवानों की जो फसल है वो मंडी तक पहुंचे। साल में एक बार आशा होती है हर एक बागवान को, किसान को, कि मेरी फसल आएगी और मेरे में कुछ पैसा जब आएगा तो मैं अपने जीवन यापन को अच्छी तरह निर्वाह कर सकता हूँ। वो हमारी चुनौती थी। सड़कें टूट गई थी और सड़कें टूटने के बाद हमने टेम्परेरी तौर पर भी सड़कों को जोड़ दिया। मुझे खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले हमने सड़कों को जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर किया था। उनको हमने उनके बागवानों के सेब निकालने के लिए अब छोटी गाड़ियों के माध्यम से वो सब मंडियों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सरकार ने मनी में से 16,000 श्रद्धालुओं को जो देश के विभिन्न भागों से आए थे उनको निकाला और आपको मैं बताऊं कि उनके लिए हमने HRTC की बसें, चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाई और तकरीबन 1500 लोगों को हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा लाए और उसके बाद बस के माध्यम से नूरपुर और पठानकोट छोड़ा। ये सारा पैसा जो आर्मी के हेलीकॉप्टर आते हैं वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है। उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आप आइए, तो उसके बाद उसका जो खर्चा वर्चा वो सारा सरकार देती है। कई लोग सोचते हैं कि मिलिट्री की आ गई है तो उसका पैसा मिलिट्री खर्च कर रही है, ऐसा नहीं होता। हम देते हैं और टैक्सियां फ्री में लगाई क्योंकि वो हमारे मेहमान थे। लंगर लगे हुए थे, खाने की सुविधा थी। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो वहाँ जगत नेगी जी वहाँ 9 दिन खुद भरमौर में श्रद्धालुओं के बीच रहे। फिर डेड बॉडी को लाने की समस्या आई। डेड बॉडी हमें 4 दिन बाद उठानी पड़ी क्योंकि वहाँ से जो इतनी तेज बारिश थी कि पोर्टर के माध्यम से हमने 40 लोगों को भेजा, तब उन डेड बॉडी को उठाकर हमने बाई एयर चंबा पहुंचाया और उसके बाद उनके घरों को पहुंचाया। तो प्राकृतिक आपदा से काफी बड़ी समस्या प्रदेश में आई है। सर, और जिस तरह से आपने गिनाया कि सरकार ने और प्रशासन ने मिलकर लोगों के लिए काम किया, जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु भरमौर में फंसे हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ श्रद्धालुओं की शिकायतें ये थी कि हम 4 दिन से फंसे हुए हैं, नेटवर्क वहां पे नहीं है और प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ये सब मदद पहुंची लेकिन थोड़ी सी देर हुई, इसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। नहीं, गलत बोल रहे। प्रशासन का तो SDM वही होता है। प्रशासन के SDM वही थे। उनके खाने का इंतजाम किसने किया? वो तो प्रशासन ने किया। ये ठीक है कि नेटवर्क वहाँ बिल्कुल तरह अस्त व्यस्त हो गया था, जो कि केंद्र सरकार की सारी टीमें, नेटवर्क में राज्य का कुछ नहीं चलता। हमारा तो मंत्री जी वहाँ 9 दिन रहे, तो उस नेटवर्क को राज्य सरकार पर कुछ डाल रहे तो ये गलत बात है। क्योंकि जब टावर ही नहीं रहे, ऑप्टिकल फाइबर ही नहीं रही, तो उनके समस्या श्रद्धालुओं को ये आई कि उनके जो मोबाइल थे वो सब बंद हो गए और मोबाइल के माध्यम से वो अपने आप घर में कम्युनिकेट कर सकते थे। ये कमी नेटवर्क की जरूर रही है, जो कि सच्चाई है। और श्रद्धालु इस बात से नाराजगी भी थी। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने बोला हमारा नेटवर्क यहाँ के चला है, तो अब नेटवर्क स्थापित करने में हम कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत नेटवर्क वहाँ शुरू हो चुका है। सर, ऐसे में चंबा के बाद जो 2 अन्य प्रभावित जिले वो मंडी और कुल्लू में किस तरह से त्रासदी आई? आप तो खुद वहां पर गए, आपने जायजा लिया, लोगों की जानें चली गई। मंडी को लेकर ये कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष का ये कहना, ये एक तरह से आरोप कि मंडी की अनदेखी हो रही है, आधे हिस्से में मदद मिल रही है, आधे हिस्से में नहीं मिल रही है। इसको लेकर क्या? देखिए, प्रदेश के सारे क्षेत्र हमारे घर है, हमारा परिवार है। और चाहे मनाली है, चाहे कुल्लू है, चाहे शिमला है, पूरा जिले है, ऊना है, बिलासपुर है, हमारा परिवार है। ये कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि एक को मदद दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। अब प्रतिपक्ष के नेता जी की बात का मैं क्या जवाब दूं? सब प्रकार से उनके क्षेत्र में मदद हो रही है, उनकी अपनी संस्थाएं भी मदद कर रही है। और ये कहना कि हमारे क्षेत्र के साथ मतभेद कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के होते हैं, तो अपने क्षेत्र की बात करके वो गलत संदेश दे रहे हैं।
तो मेरा ये मानना है कि उनको ये चीज़ों को सोचना चाहिए। इस समय हमें आपदा से निपटना है, राजनीति नहीं करनी। राजनीति का समय चुनाव के समय होगा। ऐसे में कांगड़ा गगल एयरपोर्ट पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया, 1500 करोड़ की सहायता राशि का उन्होंने जिक्र किया, वो भी हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी। इसके अलावा आगे की कैसी आप उम्मीद कर रहे हैं, आगे के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं, और इस सहायता राशि से कहां तक मदद मिल पाएगी हिमाचल को? देखिए, अगर तो ये स्पेशल रिलीफ पैकेज हुआ और ग्रांट हुई तो मदद होगी। अगर स्कीम बेस्ड हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले योजनाएं बनेगी, फिर वो पास होगी, फिर उसके बाद इस तरह काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज हुआ तो ग्रांट हुई तो हम एकदम तुरंत प्रभाव से सहायता आपदा प्रभावित परिवारों को दे सकेंगे। सर, बुनियादी ढांचे की अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें, एरियल सर्वे आपने भी किया है, जो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से सामने आई हैं, हिमाचल प्रदेश इस वक्त तहस नहस स्थिति में, आप खुद जानते हैं, सड़कें, पुल, घर घराट कुछ भी इस तरह से नहीं बचा है। ऐसे में आपकी सरकार के पास, क्योंकि वित्त को लेकर, पैसे को लेकर हिमाचल प्रदेश में हमेशा से एक रहा है कि आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश पर इस आपदा से पहले भी था, और आपदा के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आर्थिक संकट, आर्थिक बोझ आपकी सरकार के ऊपर है। बहुत बड़ी चुनौती है। सर, कोई ऑल्टरनेटिव है जहां से आय मिल सके और आपदा प्रभावितों को राहत? देखिए, ये ठीक है कि हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन आपदा प्रभावित परिवारों को हम पूरी राहत देंगे। कई चीज़ों में हम कट लगाकर उनके परिवारों को, घरों को बसाएंगे, और निश्चित रूप से सड़कें, पुल, पीने की पानी की योजनाएं, सड़कें, बिजली सब खत्म हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है। अब उनको हम टेम्परेरी तौर पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जब परमानेंट तौर पर जोड़ना होगा तो बहुत मुश्किल का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन आशा है कि हम इस चुनौती का युद्ध की तरह सामना करेंगे और इसको पार पाएंगे, जैसे 2023-24 में हमने आपदा को पार पाया। सर, ऐसे में कुछ राज्यों की तरफ से भी मदद मिली है, असम की तरफ से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ और राज्यों से भी उम्मीद है? सभी दानी सज्जन इसमें अपनी मदद कर रहे हैं, और कई राज्य की सरकारों ने मदद की है। तो हमने जो भी मदद की उनका हम सबका धन्यवाद करते हैं। सर, ऐसे में एक चीज की बधाई मैं आपको देना चाहूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा के बीच भी हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बना है आपके कार्यकाल में, 99.30 साक्षरता दर के साथ। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि, क्योंकि शिक्षा नीति को लेके, स्कूल्स को लेके, इंस्टीट्यूशन को लेके जब आपकी सरकार सत्ता में आई थी तो ये कहा गया कि इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए हैं, स्कूल्स बंद कर दिए हैं, इसको लेकर भी एक राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। लेकिन आज जब ये परिणाम आया है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और क्या संदेश हिमाचल प्रदेश की जनता को इस देखो, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की साक्षरता दर होगी 99.30, अच्छी है। अब हमने क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दे रहे हैं। नए राजीव गांधी जी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, उसमें हम उनको दिन का खाना भी वहाँ देंगे और क्वालिटी एजुकेशन देंगे। हेल्थ इंस्टीट्यूशन को हम मजबूत कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम एजुकेशन की क्वालिटी में बहुत अच्छा करने जाएंगे और नंबर 1 बनेंगे, और हेल्थ में भी हम नंबर 1 बनेंगे। 1-2 साल में आप हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम एम्स के बराबर अपग्रेड करने जा रहे हैं, और हम मेडिकल टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी धरातल पर चीज़ें आने में थोड़ा समय लगता है। एक सोच तो बनी है, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सर, ऐसे में कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर जो बड़ा बदलाव हुआ है, उद्योग मंत्री का एक बयान मैं देख रही थी, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान। क्या आप वो समझा पाएंगे कि किस तरह से, क्योंकि हर जगह तो इस बात की तारीफ हो रही है, केंद्र मंत्री या नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जीएसटी का ये तोहफा जनता को दिया दिवाली से पहले, लेकिन नुकसान हिमाचल प्रदेश कैसे होगा? देखिए, जीएसटी लगने का सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ 2017-18 के बाद, जब जहाँ हमारा वैट और एक्साइज 4000 करोड़ रुपया रहती थी साल की, वो घटकर 150 करोड़ रुपया रह गई है। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने हमें उसका कंपनसेशन दिया 3200 करोड़ रुपया हर साल का, लेकिन 5 साल बाद वो विड्रॉ कर दिया। और अभी जीएसटी का जो रेट रैशनलाइजेशन हुई उसमें सरकार ने साथ दिया, लेकिन उसके नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। जहां कंज्यूमर को होगा तो कंज्यूमर के बाद जो राज्य सरकार होती है वो भी कंज्यूमर के हित की सोचती है। तो अब देखो इन चुनौतियों से कैसे पार करना है। ये बिल्कुल सही है कि इन चुनौतियों से हिमाचलियों को लड़ना पड़ेगा,
हिमाचल के अधिकारों को लड़ना पड़ेगा। अब हिमाचल के अधिकारों की हम बात केंद्र सरकार से कहते हैं तो कई जगह नेशनल इम्पोर्टेंस डाल देते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो संपदा है उस संपदा का हिमाचलियों को अधिकार राइट नहीं मिल रहा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश से 5 नदियां निकलती है जो पंजाब होकर हरियाणा होकर दिल्ली पहुंचती है। यमुना, ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी, ये 5 नदियां हिमाचल से निकलती है। लेकिन जो नदियों के पानी से बहते हुए पानी से जो बिजली बनती है उसमें हिमाचल के अधिकार को थोड़ा कम कर दिया गया है। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सभी चीजें एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो कानूनी तौर पर लड़ी जाती है उसको लड़ रहे हैं। हम सबको साथ सहमति से आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, क्योंकि आपने नदियों का जिक्र किया तो यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी कि नदियों में जो लकड़ी के लट्ठे बह बह कर आए, 2023 में हमने देखा, 2024 में भी कुछ जगह आए, फिर 2025 में ठियोग से विधायक हैं कुलदीप राठौर जी, उन्होंने भी वन निगम पर इसको लेकर सवाल उठाए। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने भी रावी में जो लकड़ियां बह कर आई उसको सवाल उठाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लेकर बड़े तल्ख लहजे में कहा कि ये तो जांच का विषय है। आपकी सरकार क्या इसको लेकर कोई जांच करा रही है? नहीं, हमारी सरकार ने तो जांच करवाई है और ये स्लिप पर नहीं आए। जब क्लाउड बस्टिंग होती है तो 50 पेड़ एकदम उखड़ जाते हैं और फिर नदियों में टकराकर वो लॉक बनते जाते हैं। कोई स्लिप पर नहीं आए। और जहां क्लाउड बस्टिंग हुई वहां कोई रोड ही नहीं है तो पेड़ काटने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, कोई चोरी छिपे अपने घर के लिए पेड़ काटते होंगे, वो अलग बात है। या कोई चोरी छिपे कुछ छुटमुट भैया थोड़ी बहुत लकड़ी की स्मगलिंग करते हो, उस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो ये क्लाउड बस्टिंग में पेड़ बह के आया है, ये वो पेड़ है जो क्लाउड बस्ट के कारण कहीं जहां हो गया वहां से पेड़ उखड़कर पूरे नीचे आ गए, पत्थर बड़े बड़े आग बह के आए। तो ये सब चीजें हैं जिसकी हम जांच भी करवा रहे हैं। पहले भी मैंने सीआईडी से जांच करवाई थी, अब भी जांच करवाई। सर, 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है इसको लेकर। नहीं, वो बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्या पोजीशन है वो बताना हमारा भी दायित्व बनता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर उनके ध्यान में कोई गलत बात होगी तो उसकी भी इंक्वायरी करेंगे। सर, ऐसे में मंडी संसदीय क्षेत्र से धर्मपुर विधानसभा के एकमात्र विधायक हैं चंद्रशेखर ठाकुर जी, वो धरने पर बैठे हैं और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार विकास के विरुद्ध है। एनएचएआई मोर्थ के अधिकारियों के खिलाफ वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए अपना जनाधार बचाने के लिए, और विपक्षी ये कह रहे हैं कि विकास कांग्रेस नहीं होना देना चाहती प्रदेश में। नहीं, कैसा विकास है जहां 10 साल से सड़क ही नहीं बन रही। चंद्रशेखर जी के जो एरिया में सड़क है वो सबसे ज्यादा डैमेज हुई। जब आपने कटिंग कर दी तो उसको बनाया क्यों नहीं? 4 साल से बनाया क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं बैठे कि कोई उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं करनी। वो अपने उन्होंने दुख देखा। वो रोज उस सड़क से जाते हैं। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे। क्यों बैठे? वो बोल रहे कि मोर्थ के अधिकारियों को इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि कितने साल से ये सड़क बन रही है। अगर वो भारत सरकार सड़क बना रही तो उसका टाइम बॉन्ड नहीं है। 10 साल से वही सड़क बना रही है। तो जो चंद्रशेखर जी भूख हड़ताल पर बैठे वो ठीक बैठे हैं। उन्होंने लोगों के मोर्थ के अधिकारियों को कहा कि आप मुझे ये आश्वासन तो दो कि कब तक ये सड़क बनेगी। अधिकारी सुनते नहीं है, सरकार की नहीं सुनते। तो मेरी उनसे बात हुई है और उनकी दर्द को मैंने जाना है। निश्चित रूप से उस क्षेत्र के एरिया को लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। सर, ऐसे में कर्मचारियों के साथ सरकार का टकराव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हायर ग्रेड पे जिस तरह से वापस लिया, और ये भी कहीं ना कहीं खबर है, हालांकि कोई आधिकारिक सूचना नोटिस इसको लेकर नहीं जारी हुआ है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में कटौती को लेकर भी कहीं ना कहीं खबरें हैं। विक्रमादित्य सिंह ने भी इस पर टिप्पणी की थी, उसको लेकर क्या? विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर ये किसी भी सरकारी कर्मचारी की ना कभी सैलरी जिसको सरकार दे देती कभी नहीं काटती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हायर ग्रेड ब्रेक में डबल इंक्रीमेंट की बात थी जो कि गलत प्रस्तुत की गई है। मैंने उसको बोला ये तुमने गलत किया, ये फैसला नहीं हुआ, तो उसको हमने रोक दिया, उसी दिन रोक दिया। तो इसलिए कोई हायर ग्रेड किसी की भी सैलरी कभी ना कटेगी। जिसको हायर ग्रेड पे मिल गया उसको मिलता रहेगा। वो भविष्य में जो लोग अपॉइंट होने उनके लिए हमने कहा था, उसमें नोटिफिकेशन में थोड़ी गलती होगी, उसको ठीक कर दिया जाएगा। बिल्कुल
सर आखिरी में एक दो सवाल लेना चाहूंगी। बाढ़ और आपदा से ही इस वक्त क्योंकि हिमाचल प्रदेश ग्रसित है और सबसे ज्यादा लोगों को यही उम्मीद है कि एक स्थायी समाधान इस आपदा से निपटने का क्या हो, और आपके सामने भी चुनौती क्योंकि अगली साल भी मानसून आएगा, फिर इसी तरह की परिस्थितियां होंगी। कोई टाइमलाइन कि हिमाचल प्रदेश वापस ट्रैक पर आए, लोग जो अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं वो वापस उन्हें उनका आशियाना मिले? निश्चित रूप से रेस्ट हाउसेज में रह रहे हैं। हमने उनके घरों को बोला है कि अगर आप किराए के मकान पर शहर में रहना चाहते हैं तो पहली सरकार है जो 10,000 रुपये महीना सरकार किराए के मकान के लिए दे रही है, और जो प्रदेश के गांव में रहना चाहते हैं 5,000 रुपया सरकार की तरफ से किराए का दिया जा रहा है। और ऐसे में एक आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगी सर आपसे कि जनता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए, और क्योंकि इस वक्त लोग बहुत सारे इमोशनली भी टूटे हुए हैं, बाली चौकी में हमने तस्वीरें आज देखी किस तरह से महिलाएं रो रही हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, ऐसे में आपका कहना, आपका आश्वासन कहीं ना कहीं लोगों को बहुत संबल प्रदान करेगा इस घड़ी में। क्या कहेंगे प्रदेश की जनता से? जिनके घर टूटे उन घरों को बसाएंगे, 7 लाख रुपया देंगे। उनकी रिपोर्ट्स आ रही है, बारिश खत्म अभी 2-3 दिन में अगर होती है तो हम पूरे घर बसाएंगे। और मैं तो खुद गया हूँ, सब जगह मैंने देखा है, बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है, उस घर को बसाएंगे। निश्चिंत रहिए आप, हिमाचल में अपने संसाधनों से ही सब कुछ करेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण ये असर पड़ा है, आज प्रदेश हमारा सहन कर रहा है, इसका असर आने वाले समय में और प्रदेशों पर भी पड़ेगा। हमें मिलजुल कर इस चुनौती का सामना करना है। निश्चिंत रहिए, ऐसा हम पैकेज लेकर आए हैं जिससे उनके घर दोबारा बनेंगे। एक छोटा सा आखिरी सवाल सर, केंद्र से कितनी उम्मीद है आपको? अब केंद्र भी हम उसी के भाग है, राज्य संघों का प्रदेश है देश, तो इसलिए देखते हैं अभी क्या उम्मीद, अभी जो घोषणा हुई इसका क्या स्वरूप आता है ये देखना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें आपदा की घड़ी में थोड़ी बहुत जो राजनीति हो रही है उसको लेकर भी, और किस तरह से जिन लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, जिनके घर, जिनकी जमीन पूरी तरह से उजड़ चुकी है, उसे दोबारा बसाने के लिए सरकार क्या कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हमने खास बातचीत की। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ जैस्मिन शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल।